आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज़। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। आज एक शख्स तहकीक इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो में आए हैं और वो मुझसे कहने लगे कि हम जनता को कुछ बताना चाहते हैं, जनता से कुछ कहना चाहते हैं, जनता के पास अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने एक शिकायत भी किया कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल को मैंने कहा कि मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाया जाए, लेकिन नहीं पहुंचाया गया। कारण था कि ये एक मामूली से इंसान है और इनको जब पता चला कि तहकीक इंडिया न्यूज़ जो है वो हमारी आवाज़ पहुंचा सकती है, तो वो हमारे ऑफिस में आए, हमारे स्टूडियो में आए। आइए उनसे जानते हैं, उनसे करेंगे कुछ सबक पूछेंगे कि आखिर ये जनता को पहुंचाना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका तहकीक इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो में स्वागत है। हाँ, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। आप दर्शक को अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद सब्बीर। मैं बैरकपुर विधानसभा वार्ड नंबर 18 का ही एक रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। और कुछ हमको जनता को और जो नया जेनरेशन है, जो भी जेनरेशन है, उसके लिए कुछ मैसेज है। तो हमने सोचा कि क्यों ना तहकीक इंडिया के माध्यम से ही पहुंचाया जाए। जो बहुत सारा काम बिहार से लेके अभी फ़िलहाल बंगाल में इलेक्शन है, उससे रिलेटेड वो आए हुए हैं गौहर अजीज़ साहब। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अपना बात, एक्चुअली सब कोई को अपना बात रखने का हक़ है। डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसा बोला जा रहा है, वो सिर्फ लिखा गया है, लेकिन उसको बोलने में लोगों को भय है आज का डेट में। तो भय करने का ज़रूरत नहीं है। तो कुछ हमको बोलना है, कुछ हमको शिकायत भी करना है और कुछ हमको न्यू जेनरेशन को मैसेज भी देना है। इनसे मेरा पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार में ही कुलदीप सिंह सेंगर जो 4 बार लगभग विधायक रह चुके हैं, वो एक रेपिस्ट था, बलात्कारी था। और उस रेपिस्ट के बीवी को जो है अभी भाजपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर में टिकट दिया है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये सही है कि एक रेपिस्ट के पत्नी को बीजेपी जो है टिकट दे रही है? देखिए, सबसे पहला बात, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है, उन लोगों का स्ट्रेटजी ऐसा है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। उन लोगों के मैक्सिमम जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, ज़्यादातर रेपिस्ट मिलेंगे। इसलिए कि जनता जब भी रेप के ऊपर कोई कानून लाने को बोलता है तो वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता, लेकिन आलतू फालतू का कानून लाने के लिए उतावला रहते हैं। जैसे 3 तलाक को लीजिए, जैसे किसान वाला लीजिए, जिनको फ़ायदा से कोई मतलब नहीं, भैया हमको फ़ायदा नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती उनको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। और रह गया बात कुलदीप सिंह सेंगर का, जो रेपिस्ट हैं, उनको बचाने के लिए पहला ऐसा सरकार है जो रेपिस्ट को बचाने के लिए, चाहे आसिफा का केस बोलिए, चाहे बहुत सारा केस है। आप एक बार अपना 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी आप गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा कितना रेपिस्ट है, और सब बीजेपी से है। मतलब ताज्जुब का बात यह है कि सब बीजेपी से है। इसका मतलब आप इसका स्ट्रेटजी समझ रहे हैं। आपको अगर बीजेपी में जाना है तो बस आपको क्वालिफ़िकेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आपको बता दें, क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये नहीं कि बीटेक करना, ग्रेजुएट करना, मास कम्युनिकेशन करना। क्वालिफ़िकेशन उन लोगों का कुछ इस तरह से है, अगर आप रेपिस्ट हैं, यू आर वेलकम। अगर आप किसी का बीवी को लेके भाग गए हैं, यू आर वेलकम। और रेपिस्ट को बचाने के लिए आप रैली निकाल रहे हैं, फिर भी आप क्वालिफाइड हैं, तो इसमें आश्चर्यचकित का बात नहीं है। रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करना इन लोगों का प्रायोरिटी है। तो जनता को समझना चाहिए कि वो उनको किस तरह से बरगलाया जा रहा है। छोटा छोटा मुद्दा को देकर हम लोगों को फंसा दिया जाता है और मेन मुद्दा से ध्यान को हटाने की कोशिश किया जाता है हमेशा से। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि बंगाल में चुनाव हो रहा है और आप बंगाल के ही हैं, तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खेला होबे, जय श्री राम और क्या सोनार करके इस तरीके से कुछ बातें आ रही है। तो इन सब मुद्दों को हम छोड़ते हैं। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है सरकार जो है, जो मौजूदा सरकार जो थी दीदी की, वो किस प्रकार यहाँ की जनता के लिए सेवा की,
क्या जनता उनको फिर से लाना चाहती है? क्या जनता का उन पर भरोसा है? देखिए, अब साधारण पब्लिक के हिसाब से अगर हम ओपिनियन देंगे तो राजनीति जो है जिसमें कोई नीति नहीं वही राजनीति है। एक्चुअली आज का डेट में राजनीति का डिफिनेशन थोड़ा चेंज हो गया है, जिसके वजह से जो समाज के लिए, समाज के प्रति जो अच्छा भावना रखते हैं, जिनको लगता है कि नहीं राजनीति में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आजकल के जो जनरेशन है वो राजनीति से घृणा कर रहे हैं। तो मैं समाज के उन नौजवानों से बोलना चाहता हूँ कि कम से कम आप राजनीति से घृणा करने के बजाय आप राजनीति में अपना पार्टिसिपेट कीजिए। जब तक आप जैसे अच्छे लोगों का सैलाब नहीं आएगा तब तक इन तरह ऐसे कचड़े लोगों का सफाया भी नहीं होगा, जो राजनीति में एक एक चेयर को, एक एक ओहदा को पकड़ कर बैठे हुए हैं, जिनके पास पावर है। तो आपको लड़ने के लिए पहले तो आपको राजनीति में आना होगा अपना अच्छे विचारधारा के साथ। और रह गया बात बंगाल का, तो देखिए बहुत सारे लोग किस तरह से बात करते हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, आपको समझा रहे हैं कि आपके पास दो गलत चीज़ है। दो गलत चीज़ में अगर आपका पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चूज़ करना पड़ेगा सिर्फ एक चीज़, तो आप क्या करिएगा? साधारण सी बात है, आप देखिएगा कि सबसे कम गलत कौन सा है, आप उसी को चूज़ करिएगा। क्या कि राजनीति में कोई भी दूध का धिला हुआ नहीं है। और रह गया बात दीदी का, तो पिछले 10 साल 11 साल 2 बार से कंटिन्यू दीदी काम कर रही है। तो दीदी को यहाँ का साठ घाट पूरा पता है। वो गरीबों के बस्ती में जाकर खुद चाय बनाकर आदिवासियों को पिलाई है, वो हम लोगों ने देखा है। क्या ये कोरोना काल में? कोरोना काल में तो जो भी प्रोटोकॉल है सबको ही फॉलो किया है, दीदी भी फॉलो करती है। दीदी रास्ते में जाके कोरोना काल में सर्कल किया जाता था कि आप लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने इस तरह से काम किया है सड़क पर उतर के कोरोना काल में। प्लस घर घर में राशन पहुंचाने का कोशिश किया गया है हर एक वार्ड के सदस्य के माध्यम से, क्या कि वार्ड को पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि उनके क्षेत्र में कितने मतलब घर हैं। तो वो घर घर में जाके उन लोगों ने कोशिश किया है, ऐसी बात नहीं है। अब उसी में से कोई चोरी कर लिया है, ठीक है, जैसे आप शिवेंदु का नाम सुने होंगे, शिवेंदु अधिकारी जो अभी नंदीग्राम से दीदी के विरोध में खड़े हुए थे, तो वो उनको तो ये सब चीज़ में चोरी का उपाधि मिल गया, वो तो चोर हैं, उनको तो दीदी ही बनाई है, ठीक है। तो ममता बनर्जी का अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से और नेताओं का है, जैसे मुकुल राय हुआ और ममता बनर्जी की टीम के मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी चोर थे, इन शॉर्ट आप देखिएगा, आप सर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जितना भी चोर थे उनको जहाँ जाना था चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, उनको बीजेपी में जाना था वो चले गए, क्या कि बीजेपी के पास इतना बड़ा वॉशिंग मशीन है ना कि आप जितना भी पाप कीजिए, आपको कोई तीर्थ यात्रा करने का ज़रूरत नहीं है, आपको मक्का और अजमेर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार बीजेपी में जाइए, अपना पाप को धुल दीजिए। कल तक का डेट में जो बीजेपी आपके पास सीबीआई ईडी वगैरह भेजता था, आप जैसे वहाँ स्विच किए, आपके पीछे जितने भी लोग लगे हुए थे सब अचानक गायब हो जाते हैं। और दूसरा बात है, बंगाल का सुपर स्टार जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, जो बीजेपी से उनको भी टिकट मिला है, ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती का तो हम लोग फ़ैन हैं, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती का जो डिस्को डांसर वगैरह आया था, इतने लोग फ़ैन हैं बंगाल में, उनके बंगाल के बाहर भी इंटरनेशनल इतने फ़ैन हैं। लेकिन वो लास्ट माने वो बुढ़ापा तक आते आते ना, उन्होंने अपना ऊपर समझ लीजिए कालिक जैसा कुछ पोत लिया है। कालिक जैसा पोतने का मतलब हुआ उनका फ़ैन है, वो हम लोग भी जानते थे, लेकिन राजनीतिक में चले गए हैं। और किस में गए हैं वो गए हैं बीजेपी में। तो इसका पीछे का आपको बता दें, वो लॉकडाउन के दरमियान उनका जो लड़का है वो भी किसी रेप केस में ही फंसा हुआ है। तो अब रेप केस से निकालेगा कौन? जवाब एक ही है, बीजेपी इज़ हेयर, बीजेपी हैज़ अ बिग वॉशिंग मशीन। तो बस उनको यही मौका मिला तो वो बीजेपी में स्विच किए हैं और अपना बच्चा के ऊपर, जो अपने लड़का के ऊपर रेप का जो चार्ज है उसको हटाने का कोशिश किया गया है, इसीलिए। नहीं तो मिथुन चक्रवर्ती का तो बहुत फ़ैन है, उनको तो सब दादा दादा बोलता है, ठीक है ना। तो
हमारे ख्याल से एज ए इंडिविजुअल वो बीजेपी में जाकर अपना जो बचा कचा जो फैंस फॉलोअर्स हैं उनको भी ख़त्म कर दिए। मेरा अगला सवाल है आपसे कि जो अभी देश के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया में ये चीज़ बहुत मशहूर हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जा रही है, और वो है नरसिम्हानंद सरस्वती। नरसिम्हानंद सरस्वती पैगंबर इस्लाम जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। और मैंने भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया था कि एक वीडियो उनका मिला था कि मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटाने की एक कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो इस तरीके का जो बयानबाजी जो हो रहा है, और दूसरी तरफ उसी को लेकर नरसिम्हानंद को लेकर एक मेरठ का एक लड़का जो है 25 लाख समथिंग जो है या ऐसी 51 लाख शायद, वो अनाउंसमेंट करता है और बजाते फेसबुक पे डालता है कि अगर जो उसका सर काट कर लाएगा उसको मैं इतना रकम दूंगा अपनी ज़मीन जायदाद को बेचकर। तो उसको तुरंत में एक ही घंटा में एक्शन में आती है पुलिस उत्तर प्रदेश की और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन मजहब इस्लाम के मानने वाले को ठेस पहुंचाया जाता है नरसिम्हानंद द्वारा, लेकिन यूपी की सरकार जो है उसको अरेस्ट नहीं करती है। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये दोगलापन नहीं है देश के अंदर में? देखिए, ये वाला कोई नया चीज़ नहीं है, ये प्रोजेक्ट किया जाता है मौजूदा सरकार के अंतर्गत। यूपी गवर्नमेंट बोलो या बीजेपी का आरएसएस एजेंडा बोलिए या बीजेपी एजेंडा बोलिए, इन लोगों के स्टूडियो में मैक्सिमम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग हर चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप कुछ दिन के लिए आप बिजी हो जाइए उसमें, ताकि आप ये ना पूछें कि अभी देश में बेरोज़गारी छप्पर छाड़ अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जीएसटी से बिजनेसमैन का धंधा चौपट हो चुका है, 370 बिलियन, मैंने जितना भी ऐसा चीज़ वो लाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका जहन को भटकाने के लिए लाए हैं, ताकि आप मेन मुद्दा में सवाल करना ना पूछें, ताकि आप इसी में लड़ें और इसी में लड़ के आपसी रिश्ता जो आपके मोहल्ले में रहते हैं उनके साथ अपना रिश्ता ख़राब कर ले। जो भी जेन्युइन आदमी होगा अगर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता होगा तो आप समझ लीजिए वो चुप होकर भी अपना देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। रह गया बात यति नरसिम्हानंद सरस्वती, इनका नाम तो इतना लंबा है ऐसा लगता है कि ना जाने कितने बार ये दूध से धुले होंगे तब ऐसा नाम उनको मिला होगा। तो ये लोग जो है ना, ये लोग समाज के ऊपर एक बदनुमा दाग है। मतलब बोले जाता ना समाज के मतलब एकदम फालतू समाज के ऊपर बोझ, इस तरह के ये लोग हैं। ये लोग अपना पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग टारगेट करते हैं कुछ ऐसे। अबुल कलाम को नहीं छोड़ा गया, एपीजे अबुल कलाम जी को उन्होंने जिहादी बताया। हाँ, तो जब आप लोग इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, मैंने इन लोगों का मानसिकता कैसा है। इन लोगों का मानसिकता ऐसा है कि जिसको वर्ल्ड वाइज, जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत दिया जा रहा है हर एक जाति के जरिए, उनको टारगेट करते हैं। ये सिर्फ और एक बताना चाहते हैं, ये सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान का मसला है, तो आपको बता दें मुसलमान का मसला नहीं है। टोटल 25 to 30% ही अगर पकड़ लीजिए वर्ल्ड वाइज अगर मुसलमान है, तो बाद बाकी कौन है? बाद बाकी नन मुस्लिम है। हम हिंदू नहीं बोलेंगे, बाद बाकी नन मुस्लिम है। और नन मुस्लिम में क्या सभी इससे खुश है? नहीं। जो जेन्युइन है वो आज के डेट में जेल में है। क्यों? क्योंकि सरकार से सवाल पूछने का हिम्मत रखते हैं। ठीक है, उनको मालूम है कि जो भी हो रहा है ये सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, या फिर बोलिए फंडामेंटल जो राइट है उसको कुचलने का कोशिश की जा रही है। तो ये वाला जो चीज़ प्रोजेक्ट करके जो दिखाया जा रहा है, ये हर एक जाति को पकड़ के किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ मुसलमान के ऊपर है, दलित महिलाओं के ऊपर भी बहुत सारे जुल्म हुआ है, पहले से भी होता है, अभी भी होता है। ठीक है, तो सबका बारी आएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप उसको प्रोटेस्ट कीजिए, आप उसको प्रोटेस्ट करने का आपका अधिकार है। और रिजवी को बोलिए, रिजवी भी कुछ दिन पहले इसी तरह का भड़काऊ बयान दिया। इन लोग को 500 रुपया में ख़रीदा जाता है, एक्चुअली भाड़ा में लाया जाता है। और उसी तरह से डासना मंदिर का जो पुजारी हैं उनको भी उसी तरह से लाया गया है।
ताकि अभी इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, विकास वाला कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ कल मैंने इनका एक बयान सुना था नरसिंहानंद सरस्वती का कि वो बज़ाब्ते कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा था, वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है हमारा सर कलम कर दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, हमारे गर्म जो मतलब खून को जो है हमारे जो शिष्य हैं वो तैयारी करेंगे, वो तलवारें उठाएंगे, मतलब इस तरीके का उठपटांग बयान दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि ये देश में मतलब एक देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमानों के बीच नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है? 100% नफ़रत फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही है, नफ़रत फैलाया जा रहा है, ये सच है। इसमें कोशिश वाला शब्द का प्रयोग ना करें, ये फैलाए इसलिए जा रहा है ताकि वो हिंदू राष्ट्र कायम करना चाह रहे हैं। हम पूछना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो भैया पहले ही से ही था, इसमें आप नया से हिंदू राष्ट्र क्या कीजिएगा? और हिंदू राष्ट्र करके कौन सा बगल में आपका पड़ोसी देश है नेपाल, वो भी हिंदू राष्ट्र में ही है। उसका देखिए, हमको तो शर्म लगता है कि अभी 165 या 60 स्टेज में आ गया है, जो कि पाकिस्तान को लेके आप लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान का बता दें, पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना, वो हिंदुस्तान से बहुत अच्छा है। ठीक है, आप हिंदुस्तान 165वां नंबर में आ चुका है, चाहे खुशहाली का मामला में, चाहे रोज़गार के मामला में, चाहे जीडीपी के मामले में, किसी भी मामला में जो ग्राफ है हिंदुस्तान का बहुत नीचे गया है। और रह गया बात, आप तो क्या इसका श्रेय आप इसको दे रहे हैं कि ये जो देश में जो देश को खंडित करने की जो कोशिश की जा रही है, इस कारण से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको खंडित करना, इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा हम बार में बता रहे हैं, इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा एक्चुअली नहीं, प्रोपेगेंडा तो फैला ही रहे हैं। इन लोगों का जो स्ट्रेटेजी है ना, इन लोगों का स्ट्रेटेजी है कि फूंक डालो शासन करो, जो अंग्रेज़ लोग करते थे। और सावरकर वगैरह, गवालकर और सावरकर का तो आप PDF फाइल, उन लोगों का किताब, बहुत सारा किताब है, तो आप पढ़िएगा ना तो आपको ऐसा ऐसा लाइन उसमें मेंशन किया गया है कि आपको बोला जा रहा है कि अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियली सब कोई को मारना होगा, तो उसके लिए GST लगा के मार ही दिया। उसके बाद आपको बोल रहा है उसमें कि आपको अगर राज करना है तो मुसलमानों को, महिलाओं को रेप कीजिए, बलात्कार कीजिए। मतलब उन लोग को प्रथा में उसको रखा जा रहा है कि ऐसा कीजिएगा तो आप हमेशा हिंदुस्तान पर राज करते आइएगा। तो इन लोगों का जो है ना, इन लोगों का जो सोच है, जो विचार है, और जो जिनको वो फॉलो करते हैं, गुरुजी और वीर सावरकर, वीर नाम का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, ये माफ़ी मांगने वाला आदमी था जो अंग्रेज़ों का तलवा चाटता था, उसको आप लोग वीर बोलते हैं। तो ये वाला जो चीज़ है, इन लोग इस तरह से करके ऐसा मुद्दा आपके सामने ला देता है ताकि बार बार हम बोलें कि आपको ध्यान भटकाने का चाह रहा है। तो हम लोगों का जो न्यू जेनरेशन है, जिनके दोस्त, हमारे भी बहुत सारे जो दोस्त हैं जो हम लोग एक साथ पढ़े हैं, लिखे हैं, चलिए आप सपोर्ट कीजिए, हमको नहीं, लेकिन सपोर्ट कीजिए तो वहाँ पर ही आप बोलिए, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलिए। अगर उसमें भी आप चुप रह रहे हैं, इसका मतलब आप उसके जिम्मेदार हैं, आप हिंदुस्तान को बर्बाद करने में आप उसके जिम्मेदार हैं, हम नहीं हैं। अगर मोदी जी कोई ऐसा काम किया होते हैं, फुल बहुमत में आए हैं, तो उसको जनता क्यों नहीं ये करता, मानता क्यों नहीं? लेकिन उनका कारनामा ही कुछ ऐसा है कि जनता को हर वक्त सड़क पर उतरना पड़ रहा, हर जगह, हर एक लॉ, हर एक कानून के ऊपर। रात के अंधेरे में वो कानून बनाते हैं, पिछले दरवाज़ा से कानून बनता है और जनता को ऊपर थोप दिया जाता है। तुम मानो जनता परेशान होके वो फरियाद किसका ऊपर करे? आप सुप्रीम कोर्ट से लेके पुलिस प्रशासन सबको आप खरीद के अपने उंगली में नचाते हैं, तो वो जनता क्या करे? जनता सड़क पे है। देखिए 134 दिन से किसान सड़क पे है, 134-35 दिन से किसान सड़क पे है, उनको फ़ायदा नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी फ़ायदा देने के लिए माने पीछे पड़े हुए हैं कि हम फ़ायदा देंगे। बिजनेसमैन को फ़ायदा नहीं चाहिए, लेकिन उनके GST थोप कर, अरे GST भैया आप कहाँ थोप रहे हैं? हिंदुस्तान में थोप रहे हैं। जहाँ जहाँ DST लागू है वहाँ का पर कैपिटा इनकम को आपको पता है, वहाँ का रोज़गार का ग्राफ सही है, वहाँ का खुशहाली का ग्राफ सही है, वहाँ नया नया प्रोजेक्ट लग रहा है, तो वहाँ का आदमी GST देगा ना, यहाँ का आदमी GST देगा। जहाँ पर यहाँ से लेकर कलकत्ता या ट्रेन या बस चढ़ कर 200-300 रुपया में मेहनत करने वाले लोग GST का बोझ तले दबेगा नहीं। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो परेशान है, यही बिजनेसमैन जो थे आएगा मोदी ही आएगा, मोदी का नारा लगाए हैं, आज वो परेशान है, वो मुंह खोल कर बोल नहीं सकते हैं। इसलिए बोल नहीं सकते हैं, उनको मालूम है कि हमने गलत किया। तो ये सब मसला है, इसका ऊपर
पूरा चीज़ को प्रोजेक्ट करके आपके सामने टीवी चैनल में थोप दिया जाता है कि आप देखिए और एक दूसरे से सोशल मीडिया में नफ़रत कीजिए। यही उन लोगों का मुद्दा ही है। मेरा आखिरी सवाल है कि देश की जनता से, या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? सबसे पहला संदेश हम ये देना चाहेंगे कि आप लोग अगर टीवी देखते हैं, टीवी का मतलब ये हुआ कि मीडिया, जो मेन मीडिया जिसमें डीएनए वगैरह दिखाया जाता है, वही चैनल जिसको सबसे पहले मिला था 2000 के नोट में चिप, ठीक है, अभी तक माफ़ी नहीं मांगा वो चैनल, बहुत बेशर्म चैनल है। उसी तरह से सैकड़ों ऐसे चैनल है, उसको तो आप देखना बंद कर दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत का कारोबार करता है। और दूसरा मैसेज ये पहुंचाना चाह रहे हैं, जितने भी नौजवान हैं जो आज टिकटॉक में बिजी हैं या कुछ ऐसे फालतू चीज़ में बिजी हैं, एक दूसरे से लड़ने में बिजी हैं, वो उन लोगों का साथ दें जो आवाज़ को उठा रहे हैं, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं, आप ही का आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि बड़े बड़े नेता सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप जो नौजवान हैं वो अपना अपना कर्तव्य समझने की कोशिश कीजिए। ये समाज आपका है, आपको देश को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने अपने मोहल्ले की चिंता करिए, छोटा लेवल में काम करिए, बड़ा लेवल का सोचने का ज़रूरत नहीं है। जब छोटा छोटा लेवल में काम होना स्टार्ट होगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो नौजवान जो राजनीति से घृणा कर रहे हैं, वो राजनीति में शरीक हों, और राजनीति में जो कचरा भरा हुआ है वो कचरा को साफ़ कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने घर में चुप रहते हैं और टांग पे टांग पसार कर टीवी देखते हैं, तो आपको बता दें, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कल का डेट में हमको भी जेल में दे दिया जाएगा। और सड़क पर जितने भी अच्छे लोग हैं, जैसे आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा, शर्जील इमाम अभी तक जेल में है, ठीक है, उनका ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के फालतू का जेल में भेज दिया गया। तो हम बोल रहे हैं, आपको बोलने का मकसद यही है कि कल का डेट में सड़क से आया हुआ आज़ादी पर आपका हक नहीं होगा, वो आपको भीख में मिलेगा। बस यही बोल के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तहकीक इंडिया न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।